हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें हम लोग कल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो कल हमने पढ़ा था उसका दूसरा केस जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और यही इलस्ट्रेशन हम लोगों ने कल करा था। तो कल हमने जो सवाल सॉल्व किया था ये वाला, यानी वो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया था। आज हम लोग इसको एक सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से होता है। ये दरअसल बहुत ही आसान कर देता है अगर आप इसको समझेंगे तो, ठीक है। तो चलिए हम इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करते हैं, मतलब हमको सेंटर ऑफ मास का हालचाल जानना पड़ेगा कि क्या है। तो चलिए इस देखिए ये सिस्टम चल रहा है कुछ वेलोसिटी से, मतलब ये मास 2m मास वाला ब्लॉक चल रहा है कुछ v0 वेलोसिटी से, और ये इनिशियली रेस्ट में है और ये इनिशियली v0 वेलोसिटी चल रहा है। इसका मतलब इस सिस्टम का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है। तो v/c/m कितना हो जाएगा, v/c/m हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 यानी m और उसका रफ्तार तो 0 है, m2 यानी 2m और उसका रफ्तार v0 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2m प्लस m यानी 3m। तो आप यहाँ से mm को कैंसिल कर देंगे और आपके पास सेंटर ऑफ मास का रफ्तार कितना है 2v0/3। अब आप जरा ना प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि इसका सेंटर ऑफ मास का रफ्तार, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो ये 2v0/3 से चल रहा है। इसको यहाँ दिखाना ठीक बात नहीं, या ठीक है दिखा सकते हैं। अगर ये v0 से है और अगर ये इनिशियली रेस्ट में है, अगर ये इनिशियली v0 से चला तो इसका सेंटर ऑफ मास का इनिशियल रफ्तार 2v0/3 है। अब चूंकि इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है, ये सारा स्मूथ है और इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0, और अगर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0, इसका मतलब जो ये सेंटर ऑफ मास का रफ्तार है ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास का रफ्तार कांस्टेंट रहेगा। हम इसके और इसके रफ्तार के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि आपको अच्छे से पता है कल के क्लास के कारण कि इसका रफ्तार घटना स्टार्ट होगा और इसका रफ्तार बढ़ना स्टार्ट होगा ग्राउंड फ्रेम में। आज हम इस सवाल को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास में क्या होगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करने के लिए आपको ना ऐसा समझिए, समझाने के लिए कि आप ना अपनी कार लेकर के आए, ठीक है, और आप इसमें, या ट्रॉली समझ लीजिए, आप इसमें आए और इसमें आप बैठ गए और आपने अपना रफ्तार भी कितना रख लिया 2v0/3। अब ज़रा ध्यान से सोचिए, अगर आप खुद का रफ्तार 2v0/3 रख लिए तो आपके लिए भी चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है। सोचिए ना, अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और आपका बगल वाला भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो आपके लिए आपका बगल वाला चल रहा है क्या, नहीं, आपके लिए तो वो रेस्ट में है ना। वही बात हो गया। अगर आप एक ट्रॉली लेकर के आ गए और आपका रफ्तार 2v0/3 मीटर पर सेकंड है और इसका सेंटर ऑफ मास का भी रफ्तार 2v0/3 मीटर पर सेकंड है, तो आपके लिए सिस्टम तो नहीं चल रहा, ठीक है ना। इंडिविजुअल ब्लॉक्स आपके लिए चल सकता है लेकिन आपके लिए ये सिस्टम तो नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास का जितना रफ्तार है उतना ही रफ्तार आपका है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि आपके लिए ये रेस्ट में क्यों हुआ, लॉजिकली सोच के देखिए, क्योंकि आपका भी उतना ही रफ्तार है जितना उसका है। तो आप ऐसा कह सकते हैं रिलेटिव से कि सर इसका रफ्तार ना, अपना रफ्तार हम पलट करके उसको दे दिए, यानी 2v0/3 माइनस 2v0/3 का कैंसिल। तो सेंटर ऑफ मास का रफ्तार 2v0/3 था, इसको आप और 2v0/3 उल्टे डायरेक्शन में दे दिए रिलेटिव से। रिलेटिव में क्या करते हैं, पलट के दे देते हैं, ठीक है ना, उल्टे डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2v0/3 कैंसिल हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर हम इस सवाल का डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, उम्मीद करते हैं हम आपको समझा पा रहे होंगे। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर हम इसका इनिशियल डायग्राम बनाएं तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में है ना। अरे हम जब खुद ही बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, तो मेरा गाड़ी चल रहा है तो हमको थोड़ा एहसास होगा कि हम चल रहे हैं, हमको तो लगेगा हम बैठे हैं ना, ठीक। लेकिन ये भाई साहब जो चल रहा था, इसको ये अपना रफ्तार इधर देगा पलट के, है ना। सोचो, अगर कोई रेस्ट में है यहाँ पर और तुम जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, तो तुमको क्या लगेगा कि ये पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। सिंपल सा बात है भाई, यहाँ पर हो रहा है और ये v0 से जा रहा था इस तरफ ग्राउंड फ्रेम में, लेकिन तुम्हारे लिए इसका रफ्तार कितना हो जाएगा, v0 माइनस 2v0/3। वही बात हो गया, तुम्हारा 10 है और एक 20 से आगे जा रहा है, तो तुम्हारे लिए वो कितने से जा रहा है, 20 माइनस 10, तो तुम बोलोगे 10 से जा रहा है। वही बात हो गया, अगर ये 2v0/3 से मान लो तुम जा रहे हो तो तुम्हारे लिए इसका रफ्तार कितना हो गया, v0 माइनस 2v0/3। तो v0 माइनस 2v0/3 कितना, तुम ही सोचो, v0/3, ठीक है। अच्छा, क्या ये रफ्तार इसका ग्राउंड फ्रेम से, नहीं, ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इसका रफ्तार आया, कितना, v0/3 और 2v0/3, ठीक है। अब सोचो, अब चूंकि ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रफ्तार है, अब तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हो चुका है, तो सेंटर ऑफ मास चल नहीं रहा। अब सिर्फ इसको देखो और इसको देखो, ठीक है ना।
इसके पास कुछ रफ्तार है और इसके पास कुछ रफ्तार है। अब हमको क्या सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है वही कल का क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम इलोंगेशन बताइए और स्पीड बताइए मैक्सिमम इलोंगेशन पे। तो मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकालें, चलो देखते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन कैसे निकालना है। इसका लेंथ कुछ L0 था नेचुरल, ठीक है। सोचो अगर ये नेचुरल लेंथ पे है, मतलब अच्छा एक सेकंड, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक छोटा सा बात और बताते हैं। देखो अगर तुम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करना चाहोगे तो इनिशियली तुम क्या बोलोगे, सर m इंटू माइनस 2v0/3 है ना, प्लस 2m इंटू v0/3। तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो हो गया, और फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो ही जाएगा। कैसे, अरे सोचो फाइनल मोमेंटम क्या है, दरअसल फाइनल मोमेंटम कंडीशन क्या है, फाइनल जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे जाएगा तब का ना, हमसे पूछा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन बताइए। तो मैक्सिमम इलोंगेशन ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो गया, तो इसके पास कुछ रफ्तार है, ये चलता जाएगा, और चूंकि नेचुरल लेंथ पे है तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, प्लीज़ रिपीट करके सुनना, ठीक है। अब से जो बात बोल रहे हैं एकदम स्लो बोलने की कोशिश करेंगे। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, ठीक है, तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ करके तुम इसको देख रहे हो कि ये नेचुरल लेंथ से चलना स्टार्ट किया कुछ रफ्तार से। तो सोचो जैसे आगे बढ़ेगा इलोंगेशन के कारण फोर्स इधर लगेगा, और इसकी वेलोसिटी उल्टी है इसके एक्सेलरेशन से, तो इसका रफ्तार घटेगा, और घटते घटते एक समय होगा ना जब जीरो होगा, लेकिन जब जीरो होगा उस समय तक तो इलोंगेशन की स्थिति में होगा, और इलोंगेशन के कारण फोर्स इधर लगेगा और ये खींच के फिर इसको ले आएगा। यानी तुम क्या देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से तुमको ये ना ऐसे कुछ ऑसिलेशन करता हुआ दिखेगा, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे करेगा, है ना। सेम चीज़ इसके लिए, ये जाएगा और मैक्सिमम इलोंगेशन तक पहुँचेगा और फिर ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे करेगा, है कि नहीं। अब तुम सोचो कि मैक्सिमम इलोंगेशन यहाँ है, ये और ये मैक्सिमम इलोंगेशन है, हमको इसका मतलब इसका लेंथ कितना होगा, तुम खुद ही सोच के देखो, L0 प्लस एक्स मैक्स। तो जब मैक्सिमम इलोंगेशन में होगा, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हम सवाल को बना रहे हैं, जब मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास के लिए, जो कि इस फ्रेम से बना रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी तो जीरो है और इसका भी वेलोसिटी जीरो है। चूँकि वेलोसिटी जीरो है तो सोचो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम m इंटू जीरो प्लस m इंटू जीरो, है कि नहीं। यानी इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था और फाइनल मोमेंटम भी जीरो है, जो कि बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से तो कोई इक्वेशन नहीं बना सकते, बस हम ये बताने के लिए ये कुछ इतना लिखें। तो हम सवाल इसको कैसे बनाएंगे सर, सिंपल, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर तुम ध्यान से देखो तो इनिशियली, ठीक है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था इनिशियल कंडीशन में, यानी इस वाले कंडीशन में इसके पास टोटल एनर्जी कितना है, हाफ m 2v0/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू v0/3 का होल स्क्वायर। ये हुआ इनिशियल एनर्जी, और इनिशियल एनर्जी ही फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। तुमको पता है अच्छे से वर्क एनर्जी थ्योरम से कि सिस्टम पे कोई किसी भी तरीके का नॉन कंजर्वेटिव वर्क फोर्स से वर्क डन नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है, सिंपल सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। और चूंकि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी जो इनिशियल एनर्जी था वही क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी। सोचो फाइनली क्या था, वेलोसिटी तो जीरो हो गया है, अगर वेलोसिटी जीरो हो गया है तो एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग में बटा है, ये टोटल कितना, हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, हम हो सकता है दोबारा भी रिपीट कर दें। तो सोचो हाफ हाफ कट गया सारा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4/9 m v0 स्क्वायर प्लस 2/9 m v0 स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6/9, यानी 6/9 m ऊपर में के नीचे में, v0 अगर बाहर कर दें तो रूट अंडर इक्वल्स टू एक्स मैक्स। और अगर आपको ध्यान हो तो कल यही आंसर आया था मैक्सिमम इलोंगेशन का, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो कैसे हो गया मैक्सिमम इलोंगेशन पे, कल तो आप लिखाए थे कि मैक्सिमम इलोंगेशन पे इस वाले सवाल के लिए वेलोसिटीज तो सेम था। अरे बाबू वो ग्राउंड फ्रेम से था, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो, इसीलिए तुमको दिख रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये रुका हुआ। रियलिटी में तो इसके पास कुछ रफ्तार है, क्योंकि ये तो सिस्टम चलता जा रहा है ना, तुम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से बना रहे हो तो तुमको दिख रहा है कि इसका मैक्सिमम इलोंगेशन पे रफ्तार जीरो हो रहा है, लेकिन रियलिटी में तो जीरो नहीं है। तो सर है कितना, तुम फिर से निकाल सकते हो। सोचो सेंटर ऑफ मास का चूंकि रफ्तार कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम पे जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे पहुंच गया उस टाइम पे भी सेंटर ऑफ मास का रफ्तार कितना है, सेंटर ऑफ मास का रफ्तार कितना है, कितना था, 2v0/3।
तो सेंटर ऑफ मास को अगर ये रेस्ट में लगा है किसी भी पॉइंट पर, इसका मतलब उस पॉइंट पर इसका भी रफ्तार कितना था, इस तरफ 2v0/3 था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और सेम इसका, ये भी तुमको रेस्ट में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसका भी रफ्तार इस तरफ मैक्सिमम इलोंगेशन पे 2v0/3 था, यानी देखो दोनों का रफ्तार 2v0/3 आया, यानी सेम आया ग्राउंड फ्रेम में। तो तुम इसका आंसर लिख सकते हो कितना, 2v0/3, जो कि कल आया भी था मैक्सिमम रफ्तार, अगर याद हो तो, कि हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करके v का वैल्यू निकाले थे, एनर्जी को कंजर्व करके, सॉरी। तो उम्मीद करते हैं ये सेकंड मेथड से, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, ये सवाल कैसे बनेगा आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये पहचान लेना है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, और उसके बाद उसी वेलोसिटी उस वेलोसिटी को आप ले आइए और दोनों को जिधर डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास का आ रहा है उसको पलट करके दोनों को दे दीजिए, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए उसको रेस्ट मान करके, और आप आराम से सवाल को सॉल्व कर दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके, सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, चलिए मानते हैं एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इसके पास रफ्तार है 6v0, ठीक है, और इसका मास है मान लेते हैं 4m और इसका रफ्तार है 4v0, ठीक है, और इसका नेचुरल लेंथ L0 है, ठीक है। इसका नेचुरल लेंथ जो है वो L0 है, ठीक है। आपसे बोला गया कि इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन है, इसका 4v0 रफ्तार नेचुरल लेंथ पे, इसको 4v0 और इसको 6v0 रफ्तार इस तरफ दिया गया, तो आपसे बोला गया कि इसका मैक्सिमम इलोंगेशन बताइए। इलोंगेशन तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। देखिए आप इसको ग्राउंड फ्रेम से भी बना सकते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी बना सकते हैं। आप अभी पिछले सवाल को देख करके समझे होंगे, अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको पता चला होगा कि क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है ना ईजी कर देता है क्वेश्चन को। तो अगर आपको पिछले सवाल में कोई इशू भी हुआ है तो चलिए हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बनाते हैं, आपका सवाल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सोच के देखिए कि इसका सेंटर ऑफ मास का रफ्तार कितना आएगा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास का रफ्तार निकालते हैं। m1v1 मान लीजिए m1 है 4m इंटू 4v0, ठीक है, प्लस m2v2, m2 कितना m, v2 कितना -6v0, उल्टे डायरेक्शन में है, बाय m1 प्लस m2 यानी 4m प्लस m5m, कितना हो गया 4 4 16mv0 -6mv0 अपॉन 5m, यानी 60 में से 6 गया तो 10mv0 अपॉन 5m, mm खत्म 5 से 2 बार में, यानी सेंटर ऑफ मास का रफ्तार कितना आया 2v0। अब आप सोचिए कि यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है मान लीजिए इसका, और इस सेंटर ऑफ मास का रफ्तार है 2v0, ठीक है, जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, हम मानते हैं कि फिर से हम लेकर के आए कितने से, मान लीजिए हम एक ऑब्जर्वर हैं और मेरा रफ्तार भी कितना है 2v0, तो अगर मेरा रफ्तार 2v0 है तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास का कितना हो गया 0, मतलब अच्छा ये अलग से क्यों ला रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए। इसका 2v0 रफ्तार का गाड़ी लेकर के आने से अच्छा डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास पे हम ना बैठ जाएं, उसका रफ्तार तो 2v0 ही है ना, तो बस सेंटर ऑफ मास पे जैसे बैठ गया तो मेरे लिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हो गया, हमको थोड़े चलता हुआ दिखेगा अगर हम बैठे हुए हैं तो अपनी गाड़ी पे। तो बस यही, ये बस आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा से लाया जा रहा है, इसका लाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं लाएंगे, आप डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो आपके लिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा, तो आपको क्या नजर आएगा, जो आपको नजर आएगा वही बात को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या नजर आएगा, आपका रफ्तार अगर 2v0 उस तरफ है तो आप सबको पलट पलट के दीजिएगा, आप इसको दीजिएगा 2v0, यानी 6v0 प्लस 2v0 कितना हो जाएगा 8v0 हो जाएगा, और 4v0 को आप 2v0 इस तरफ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2v0, राइट। इसका रफ्तार सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 2v0 और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो आप रेस्ट में है, ठीक है, यानी ये सेंटर ऑफ मास क्या है रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब आप क्या कर सकते हैं, आपसे बोला कि मैक्सिमम इलोंगेशन, तो सोचिए ये तो नेचुरल लेंथ का कंडीशन है ना, ये नेचुरल लेंथ का कंडीशन है, तो नेचुरल लेंथ में तो स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं होगा, सिंपली आप एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए। इनिशियल एनर्जी कितना है 12m इंटू 8v0 का
स्क्वायर प्लस हाफ 4m इंटू 2v0 का स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल एनर्जी। और फाइनली जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे पहुंचेगा तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैक्सिमम इलोंगेशन पे रफ्तार दोनों का कितना हो जाएगा, जीरो। तो दोनों का रफ्तार अगर जीरो हो गया तो हाफ m इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4m इंटू जीरो का स्क्वायर, यानी बचेगा सिर्फ क्या, हाफ k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो हाफ हाफ खत्म, 8 का स्क्वायर 64 m v0 स्क्वायर प्लस 4 16 m v0 स्क्वायर इक्वल्स टू k एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 70 80, यानी एक्स मैक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 80m अपॉन k और बाहर v0। ये आपका मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा। फिर से आप ये पूछ सकते हैं सर इसमें स्पीड क्या होगा मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम पे, तुम जानते हो मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम पे दोनों का रफ्तार सेम होगा। सेम में कितना, तो उतना ही जितना सेंटर ऑफ मास का है, क्योंकि तभी तो सेंटर ऑफ मास का के पास रफ्तार है और सेंटर ऑफ मास पे बैठने पे तुमको भी रेस्ट में लग रहा है। इसका मतलब जितना तुम्हारा है उतना उसका है, यानी जो रफ्तार होगा v वेलोसिटी एट मैक्सिमम इलोंगेशन 2v0 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेंटर ऑफ मास जो है आपको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो है ये सवाल को सॉल्व करने आया होगा। ठीक है, तो अब एक मेथड 3 भी है, वैसे हम बता देते हैं, इसका कोई वैसे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आप SHM में इसको वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं। इसको रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं ये मेथड 3 के तौर पे। ठीक है, सिंपली देखिए, आप जो अभी एनर्जी कंजर्वेशन किए थे ना, उसको अगर आप सॉल्व करते ना m1 m2 मान करके, ठीक है, m और 4m ना मान करके, और अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपका पता है आपको एक एक्सप्रेशन आता, क्या आता हम बता रहे हैं। ठीक है, इधर तो हाफ k एक्स मैक्स ही रहता। ये दरअसल म्यू को कहा जाता है रिड्यूस्ड मास। आप अभी तक नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आगे सुनना है। जो m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होता है, v रिलेटिव मतलब रिलेटिवली कितना वेलोसिटी है, और इस एक्सप्रेशन को अगर आप रखिएगा, यानी कितना v1 माइनस v2 आप कर सकते हैं, तो हाफ इंटू म्यू की जगह m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 होता है ना, तो रख लेते हैं m1 कितना था पिछले में, m था, इंटू 4m बाई m प्लस 4m, और इसका रिलेटिव वेलोसिटी का मॉड का स्क्वायर। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, v1 माइनस v2 ऑफ कोर्स। तो v1 कितना है, पहला -6v0, ठीक है, आप बैक करके देख सकते हैं, और माइनस v2 कितना है, v2 तो है सिंपली क्या, +4v0, यानी +4v0। ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ k एक्स मैक्स स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेथड 3 के लिए कभी कभी ऐसा सवाल अगर मिल गया जो आपको दिख गया कि अरे ये तो डायरेक्ट बैठ सकता है, टू ब्लॉक का सिस्टम है, ओरिजेंटल है, वेलोसिटी है, तो डायरेक्ट इसको रख करके अपना टाइम बचा सकते हैं। लेकिन ये आप तभी करें जब आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो, अदरवाइज सवाल डिफरेंट आने पर आपसे नहीं बनेगा। तो 4m प्लस m 5m, तो 1m कट जाएगा, 4m/5 बचेगा, इंटू 10v0 का स्क्वायर, यानी 100v0 स्क्वायर, 100 v0 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ k एक्स मैक्स का स्क्वायर। आप ध्यान से देखें तो 2 से ये 2 बार में, 5 से ये हाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा इसको नहीं काटते, ठीक है, इसको काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 4 बार में, यानी 80m v0 स्क्वायर। इसको k को इधर लेते आइए अगर, तो इक्वल्स टू एक्स मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको आंसर दिख रहा होगा, एक्स मैक्स इक्वल्स टू √80m अपॉन k इंटू v0। तो ये तीसरा मेथड होता है सवाल को बनाने का, जहाँ पे म्यू यूज़ करते हैं हम, डायरेक्ट दोनों बॉडी को मिला करके ना एक ही म्यू लिख देते हैं जो रिड्यूस मास होता है, m1 m2 m1 प्लस m2, इसको डिराइव किया जा सकता है। लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 2 पार्ट हो गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हो तो क्या करना है, और अगर सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो क्या करना है। अब अपने को समझना है कि अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड हो तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड हो तो क्या करेंगे।
सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, ठीक है, हम इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू ही समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं m मास का ब्लॉक है और स्प्रिंग से अटैच्ड है एक दूसरा ब्लॉक जिसका कुछ मास मान लेते हैं 2m है। ठीक है, ओके। नेचुरल लेंथ L0 है और हमें, अच्छा हाँ, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है। इस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है F। अब थोड़ा सोचिए ध्यान से कि अगर इस वाले पर फोर्स अप्लाई किया गया तो इसका मतलब इससे अगर स्प्रिंग अटैच्ड है तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा, और अगर स्प्रिंग इलोंगेट होगा, अच्छा हाँ, अगर इस पर फोर्स लगा तो इनिशियली जिस समय फोर्स लगा उस समय तो इलोंगेशन नहीं है, यानी नेचुरल लेंथ पे तो इसके कारण एक एक्सेलरेशन इस पर क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास, यानी F/2m आप कह सकते हैं इसका एक्सेलरेशन। और इसका इनिशियली कितना है, 0 एक्सेलरेशन है, यानी इसके पास F/2m इनिशियल एक्सेलरेशन है, इसके पास m इनिशियल एक्सेलरेशन है। और अगर आपको एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का मालूम है तो आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो निकाल सकते हैं, m1a1 + m2a2/m1 + m2। ओके, लेकिन आप जरा सोचिए, ये तो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की रिमूव करने लगे। अगर आप इसको ग्राउंड फ्रेम से बनाए तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा इस सवाल को सॉल्व करना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेटेड है। इस बार सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नहीं, मतलब सॉरी, इस बार सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो चलेगा, तो भी ग्राउंड में बना लेंगे, बना तो हो भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टफ, ये काफ़ी टफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दिमाग लगाए, हम लोग बोले कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है लेकिन हम एक्सेलरेशन रहने नहीं देंगे, हम इसको ले आएंगे रेस्ट पे। कैसे ला सकते हैं, वही अभी आपको बताया गया था, सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाइए। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर आप सवाल को देखने लगे, तो आपका तो एक्सेलरेशन 0 ही हो गया ना, अगर आप उस फ्रेम में चले गए तो इसका एक्सेलरेशन कितना है पहले निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है कितना है इसका, m1a1 कर सकते हैं आप, तो m1 ये उतना करने की जरूरत नहीं है, m1a1 सीधा लिख दीजिए ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या, नेट फोर्स जो लगेगा सिस्टम पे, नेट फोर्स कितना लग रहा है ध्यान से देखो अगर ये नहीं लग रहा तो कुछ नहीं लग रहा है, यानी यही है जो लग रहा है, अपॉन टोटल मास, और टोटल मास कितना है 2m + m 3m, यानी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो F/3m है। कृपया ध्यान से देखें। अब सोचिए सेंटर ऑफ मास पे बैठने के लिए हम आपको फिर से एक बार ले लेते हैं ट्रॉली वाला एग्जांपल, इससे थोड़ा हल्का रहता है समझने में। सोचिए आप आ गए अपना कार लेकर के, ट्रॉली लेकर के, और आप बोल रहे हैं कि भाई हमारा भी एक्सेलरेशन F/3m ही है, तो सेंटर ऑफ मास बोल रहा है मेरा भी एक्सेलरेशन F/3m ही है कि नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास F/3m, तो आपके लिए रेस्ट में हो गया, बेसिकली आप वहाँ पे जाके बैठ गए, तो आपके लिए सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में हो गया। लेकिन आप जानते हैं ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना, याद करने की कोशिश करिए, आपको बताया गया था इनर्शियल फ्रेम उसको कहते हैं जहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, और नॉन इनर्शियल उसको कहते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो मतलब एक्सेलरेशन है, यानी जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है, हम उस फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हम आपको कहे थे कि न्यूटन लॉ जिसमें पढ़ाए थे आपको स्यूडो फोर्स, न्यूटन लॉ वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर आप सेंटर ऑफ मास का फ्रेम एक्सेलरेटेड है और आप उसी में जाके बैठ गए, तो आप तो नॉन इनर्शियल फ्रेम उठा के ले आए, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये पता है कि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आके बैठ भी गए तो हम क्या करेंगे, जो भी बॉडी है उस बॉडी पर हम उल्टे डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सोचो अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस सवाल को देखना चाहते हो तो क्या करोगे, m मास वाले पर एक फोर्स लगा दोगे इस तरफ, कितना फोर्स लगाओगे, अरे ये मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है फ्रेम का F/3m, m से m खत्म, यानी फोर्स कितना लग रहा है इस पे F/3 लग रहा है, ये स्यूडो फोर्स है, ठीक है। और सिमिलरली 2m पे एक फोर्स इधर लग रहा है F, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है तो उल्टे डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा कितना, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रेम का, यानी F/3m। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये याद होगा स्यूडो फोर्स कैसे लगता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो कितना लग गया इस पे, पीछे 2F/3 इधर F, यानी तुम नेट क्या कह सकते हो सबको मिटा के कि सर
इस पे F माइनस टू एफ बाई थ्री फोर्स इधर लग रहा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और F बाई थ्री इधर लग रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, जहाँ सेंटर ऑफ मास आपको दिख रहा है क्या, रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑफ कोर्स, ठीक है ना, आपके लिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, सेंटर ऑफ मास रिलेटिव रेस्ट में नहीं है, उसके पास तो एक्सेलरेशन है। तो आप देख रहे हैं क्या सेंटर ऑफ मास में बैठने के बाद कि अरे इस पे F बाई थ्री इधर लग रहा है और इस पे F बाई थ्री इधर लग रहा है, तो सिस्टम पे तो नेट फोर्स जीरो हो गया सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए सिस्टम पे तो नेट फोर्स जीरो हो गया। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो गया तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इलॉन्गेशन मान लीजिए, मेरे को क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि फाइंड मैक्सिमम इलॉन्गेशन, ठीक है। अब मैक्सिमम इलॉन्गेशन है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन कैसे निकाला जाए, सोचिए ऐसे केस में आप वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करिए ज़रा, ठीक है। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम को आप याद करेंगे, वेलोसिटी तो इनिशियली जीरो है तो मोमेंटम तो इनिशियली जीरो है, ठीक है ना, और मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे भी जीरो हो जाएगा, तो इसमें भी तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन कर नहीं सकते, इसलिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब वही इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, सॉरी माय बैड, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी नहीं होगा क्योंकि इस बार फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है इसका मतलब वर्क डन होगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करते हैं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, तो सेंटर ऑफ मास बैठे बैठे बोल रहा है अरे इस पर फोर्स इधर लगा, और मैक्सिमम इलॉन्गेशन मान लीजिए कि यहाँ है, ये है, मान लीजिए ये है मैक्सिमम इलॉन्गेशन वाला लाइन, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ। मान लीजिए ये चला x2 और ये चला x1, तो आपको समझ में आता है ना कि x1 प्लस x2 जो होगा वही x मैक्स होगा मेरा, है कि नहीं। तो हम x1 प्लस x2 निकालेंगे तो ऑटोमेटिक x मैक्स आ जाएगा। तो सोचो ये फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन कितना हो रहा है, F बाई थ्री इंटू एक्स वन, प्लस इस सिस्टम का दूसरा यानी जो ये 2m मास का है और ये m मास का है, इसका इस पे फोर्स कितना लग रहा है F बाई थ्री, और डिस्प्लेसमेंट कितना है x2, यानी वर्कडन कितना हो रहा है F बाई थ्री इंटू एक्स टू प्लस F बाई थ्री इंटू एक्स वन, टोटल वर्कडन इतना हो रहा है इस सिस्टम पे। और जो वर्कडन होगा वो क्या होगा, ध्यान से सोचो, जो वर्कडन हुआ है वो कहाँ गया, फाइनल स्टेज पर इसका तो वेलोसिटी जीरो रहेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ऑफ कोर्स फाइनल स्टेज पर इसका तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो रहेगा और इसका भी वेलोसिटी जीरो रहेगा, तभी तो वो मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे पहुंचा ना, रफ्तार जीरो हुआ वहाँ पे जा करके, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, इसके लिए तो ये इधर जाके ऐसे ऐसे करेगा और इसके लिए ये इधर जाके ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करने का मतलब है मैक्सिमम इलॉन्गेशन पर इसका रफ्तार जीरो है, तब तो ये वापस आ रहा है। एनीवे तो एनर्जी ये जो वर्क हुआ ये गया कहाँ, अरे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, यानी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो, F बाई थ्री को अगर कॉमन ले लो तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हाफ के, ये x मैक्स क्या है, बेसिकली x1 प्लस x2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कट गया, तो x1 प्लस x2 या x मैक्स जो कह लो, कितना आ गया 2f अपॉन 3k, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेटेड फ्रेम वाला आपको समझ में आया होगा कि क्या आंसर है। एक क्वेश्चन हम ऐसा और करते हैं और उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेटेड फ्रेम के सवाल को ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मतलब ये इतना सिंपल सिस्टम ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग वेज थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट हो रहा है अपना इलस्ट्रेशन, देखिए m मास का है ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है इसका मास है 3m, इस पे एक फोर्स लगा इधर 6f और इस पे एक फोर्स लगा इधर 2f, ठीक है। ये स्प्रिंग है जो अटैच्ड है और ये भी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। आपसे वही मांगा गया है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन बताइए। फाइंड मैक्सिमम इलॉन्गेशन, ठीक है। तो करते हैं,
क्या होगा देखिए, आप फिर से इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 6F इस तरफ 2F इस तरफ, यानी नेट एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा वो 4F अपन मास कितना टोटल 4m। वाह, यानी F अपॉन m। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। यानी आप सेंटर ऑफ मास पे आके अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप बैठे तो आप क्या करेंगे, आप m मास वाले पर एक फोर्स और लगाएंगे, 2F तो ऑलरेडी लग रहा है, एक फोर्स आप और लगाएंगे, स्यूडो है कि नहीं, किधर, अच्छा ये, अच्छा एक सेकंड, इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर जब बड़ा वाला का होगा, बड़ा वाला का इस तरफ, यानी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन आएगा ACOM वो F अपॉन m इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो इस पे इधर लगेगा एक स्यूडो फोर्स, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन F बाय m, यानी F फोर्स इस पे इधर लगेगा जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहे हैं तो, और 3m मास वाले पे इसका फोर्स इधर लग रहा है, लगने दो, लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन F अपॉन m, यानी m खत्म यानी 3F, तो 6F माइनस 3F क्या हो गया 3F, और यहाँ 2F और F कितना हो गया 3F। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। अगेन अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है यहाँ पर और इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होगा, तो आप यहाँ पर कोई इक्वेशन बना नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे कि अच्छा मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन कुछ चलेगा तो x1 है कि नहीं, और ये भी कुछ चलेगा x2 मैक्सिमम इलोंगेशन पर पहुँचने से पहले, और इन दोनों का सम ही क्या होगा x1 प्लस x2 ही क्या होगा अपना x मैक्स। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम अगेन कि 3F सर x1 की तरफ चलेगा तो 3F इंटू x1 प्लस ये भी 3F x2 की तरफ चलेगा 3F इंटू x2, जो यही वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होगा वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हाफ के x मैक्स के स्क्वायर में। तो आप 3F कॉमन लेंगे, x1 प्लस x2 यानी आप x मैक्स लिख सकते हैं इक्वल्स टू हाफ के x मैक्स का स्क्वायर, एक से एक खत्म, यानी x मैक्स इक्वल्स टू 3F इंटू 2 6F हो जाएगा, तो 6F बाय K। आप यहाँ से भी x मैक्स निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं अभी ऐसे क्वेश्चन से आपको डर नहीं लगेगा। अब एक क्वेश्चन हम और करा रहे हैं जो देखने में डरावना है लेकिन है बहुत इजी, एकदम सिंपल इसी से बनेगा, लेकिन डायग्राम उसका थोड़ा है फ्राइटनिंग। आइए देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक 2m मास का ब्लॉक है और यहाँ इससे अटैच कर दिया एक 3m मास के ब्लॉक को। ठीक है, यहाँ से एक पुल्ली को अटैच किया गया और पुल्ली से यहाँ एक स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग, फिर है एक और पुली और स्ट्रिंग यहाँ लगा हुआ है। एक्चुअली स्ट्रिंग को यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, जो स्ट्रिंग है ना उस स्ट्रिंग को F4 से खींचा जा रहा है। ठीक है, ऐसे, और ये पुली यहाँ का ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, या इस ब्लॉक को बड़ा कर देते हैं। ये ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है। आपसे बोला गया
कि यहाँ पर अगर हम F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बताइए कि मैक्सिमम इलोंगेशन इसमें कितना होगा। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देख के डरावना लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। सिंपली सोचिए, अपना प्रोसेस को फॉलो करिए कि यहाँ पर फोर्स कितना आ रहा है इस जगह पर और इस जगह पर। जैसे यहाँ और यहाँ के बारे में पता चल गया तो आप सवाल सॉल्व कर लेंगे तुरंत। देखिए इस पे F लग रहा तो इधर भी F लगेगा, इधर भी F लगेगा, इधर भी F और इधर भी F, यानी इधर 2F यानी 2F, यहाँ 2F। अगर यहाँ F तो यहाँ 2F, अगर यहाँ 2F तो यहाँ 2F तो यहाँ 2F, ठीक ना। इस तरफ भी क्या हो जाएगा 2F। सोचिए इस तरफ भी 2F लग रहा है, इस तरफ भी 2F लग रहा है। अब तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0, यानी इधर भी 2F और इधर भी 2F। अगर इधर भी 2F है और इधर भी 2F है तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो गया है, 0। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो क्या कर सकते हो, सिंपली देखो ये जितना डिस्प्लेसमेंट कराएगा और जितना डिस्प्लेसमेंट ये कराएगा, 2F इंटू x1 प्लस 2F इंटू x2, यानी मतलब जो वर्क डन करेगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ इंटू k इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे सिंपल सा बात है, मैक्सिमम इलोंगेशन का बात हो रहा है। मैक्सिमम इलोंगेशन पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा ना। ओके, तो कितना हो गया, 2F कॉमन, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हाफ k x1 प्लस x2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया। तो x मैक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 टू द 4F अपॉन k, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर में ये ठीक है, इतना काफ़ी है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में भी बता दिया आपको। सेंटर ऑफ मास अगर मूव कर रहा हो तो उस फ्रेम से कैसे बताना है, ग्राउंड फ्रेम से कैसे बताना है, वो भी बता दिया आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। और सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटेड हो तो कैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के सवाल को सॉल्व करना है, ये भी आपको बता दिया गया। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेज प्रॉब्लम्स को। आज के लिए इतना ही, सी यू।